मेरी पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज हम तुलनात्मक राजनीति से ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संसदीय शासन व्यवस्था, या फिर कह लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनिया कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे हम इस टॉपिक में। तो आज हम दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है इसे समझेंगे। इसके बाद संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ जानने के प्रयास करेंगे, देखेंगे इसके बाद कुछ परिभाषाएं। उसके बाद देखेंगे संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, और साथ ही देखेंगे गुण एवं दोष। दोस्तों, अगर ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो हम गुण और दोष को अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो कोशिश करेंगे कि इसे भी हम यहीं पर क्लियर कर सकें। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले हम संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था को समझते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, आपने अक्सर जब आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब हम यूएसए की बात करते हैं यानी कि अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर समय हमें राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के नाम को चर्चा सुनाई देती है कि राष्ट्रपति ने ये चीज़ वहाँ पे करी, ऐसे किया। मतलब सारा हम एक तरीके से कहें तो पावर के सेंटर में हम किसे देखते हैं, राष्ट्रपति को देखते हैं। वहीं जब हम अपने प्यारे देश इंडिया या भारत के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पावर के सेंटर में यानी कि जो सारी पावर्स को यूज़ कर रहा है, वहीं हम इन्हें प्रधानमंत्री को देखते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? अमेरिका में राष्ट्रपति क्यों होता है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं होता है, और भारत में राष्ट्रपति होने के बावजूद भी सारी पावर्स प्रधानमंत्री के हाथ में क्यों है? या इसी तरीके से हम देखें, अगर हम यहाँ पे ब्रिटेन का भी एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भी क्या होता है। ब्रिटेन में भी हमें प्रधानमंत्री या पीएम के बारे में ही ज़्यादातर हमें उसे ही सेंटर के पावर के सेंटर में देखते हैं। ब्रिटेन में हम राष्ट्रपति की जगह राजा को देखते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हमें इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद संसदीय शासन व्यवस्था से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम अपनी क्लास और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, संसदीय शासन क्या है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, उस राजनीतिक व्यवस्था में जो शासन शक्ति होती है, जो पूरी पावर होती है, वो उसका प्रयोग कौन करती है? उसका प्रयोग एक संस्था करती है। उसका प्रयोग कौन करती है? एक संस्था करती है। उस संस्था को हम किस नाम से जानते हैं? सरकार को। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, जैसे मान लीजिए कि भारत ही है, अपने प्यारे देश भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारत है, अब भारत में जो ये शासन शक्ति है, इस शासन शक्ति का प्रयोग एक संस्था के माध्यम से किया जाता है, और जो संस्था इस शासन शक्ति का प्रयोग करती है उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ये सिर्फ भारत का एग्जाम्पल हमने लिया है, लेकिन ये सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में होता है। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उसमें होता है। तुलनात्मक राजनीति पढ़ते समय आप एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक सिस्टम या एक संस्था की बात करें। तो ये चीज़ आप तुलनात्मक राजनीति समझते हुए अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत को ले सकते हैं, पर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसमें शासन शक्ति का जो प्रयोग करेगी उस संस्था को सरकार कहा जाता है। और जो सरकार है, ये सरकार अपने मुख्यतः 3 अंगों के माध्यम से शासन शक्ति का संचालन करती है या उसका प्रयोग करती है। अब सरकार को क्या करना है? शासन शक्ति का प्रयोग करना है, यानी कि शासन को चलाना है। तो शासन को चलाती कैसे है? ये मान लीजिए कि वो अपने इन 3 अंगों द्वारा शासन को चलाती है। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
दोस्तों चैनल पे आप तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि व्यवस्थापिका का काम क्या है। तो व्यवस्थापिका का काम है कानून या कह सकते हैं नियमों का निर्माण करना। ये किसका कार्य है? व्यवस्थापिका का। इन्हीं कानूनों का जिनका निर्माण व्यवस्थापिका ने किया है, उन्हें सुचारू रूप से लागू करना काम है एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका का। जो नियम व्यवस्थापिका ने बनाए और जो नियम कार्यपालिका लागू करा रही है, उसी नियमों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि उसे कोई अगर तोड़ता है तो उसे दंड दिया जा सके और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसका काम तीसरा अंग यानी कि न्यायपालिका जो है वो करती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, तो जो सरकार के 3 अंग हैं, जो ये सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके आधार पर, इन्हीं तीनों जो अंग हैं, इनके आधार पर हम लोग देखें तो शासन प्रणालियों के हमें 2 प्रतिमान देखने को मिलते हैं। शासन प्रणालियों के हमें 2 प्रतिमान देखने को मिलते हैं, जो कि है, पहला है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ पे हमें 2 प्रतिमान देखने को मिल रहे हैं। पहला है संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आइए थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें। इसे मैंने नोट में समझाया है कि जो कार्यपालिका है उसका काम जो है विशिष्ट है और तकनीकी है, जिस कारण से इसे ज़्यादातर राजनीतिक व्यवस्थाओं या पॉलिटिकल सिस्टम में कोशिश की जाती है कि इन्हें स्वतंत्र रखा जाए या फिर कम से कम इन्हें पृथक रखा जाए। तो यानी कि यहाँ पे हम देखें कि इन 2 शासन प्रणालियों के विकसित होने में हमें 2 अंगों का जो कह सकते हैं रोल है या भूमिका है, वो महत्वपूर्ण दिखाई देती है। और वो 2 अंग कौन कौन से हैं? एक है व्यवस्थापिका और दूसरी है कार्यपालिका। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका को तो हमने इसके कार्यों के विशिष्ट और तकनीकी होने के कारण इसे स्वतंत्र या पृथक रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा संसदात्मक शासन व्यवस्था के विषय में। तो जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में मिली हुई हों या दोनों का विलयन हो, या इसे हम फ्यूज़न भी कह सकते हैं, तो उसे संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से क्या होंगी? संबद्ध होंगी। वहाँ पे हम इसे संसदीय शासन व्यवस्था कहेंगे। उसके बाद दूसरी जो शासन व्यवस्था विकसित हुई है वो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं होगा, वहाँ पर व्यवस्थापिका होगा। तो जिस व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से पृथक रहती हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप इनके संबंधों के आधार पर, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा। इसे हम एक बार पिछली स्लाइड पर जाकर और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये है व्यवस्थापिका और ये है कार्यपालिका। जिस शासन व्यवस्था में इन दोनों का घनिष्ठता से संबंध है या हम कह सकते हैं फ्यूज़न है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय सरकार कहते हैं या संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में क्या है? कोई भी संबंध नहीं है। दोनों क्या है? एक दूसरे से पृथक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में जो
जो एक कह सकते हैं मेन अंतर है या कोर जो आइडिया है दोनों का, वो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध। उसके आधार पे हम देखते हैं कि इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में डिफरेंस है। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को डिटेल में हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम डिटेल में संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था को। तो हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संसदीय शासन व्यवस्था में क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो जा रहा है, विलयन हो जा रहा है, या दोनों घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित हो जा रहे हैं। तो इस घनिष्ठता से संबंधित होने के कारण यहाँ पे एक नई संस्था का जन्म हो रहा है, एक नई संस्था का निर्माण जो है वो हो रहा है। उस नई संस्था को क्या नाम दिया है हमने? उस नई संस्था को निर्माण हमने दिया है, और वो व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मिलने से एक नई संस्था का निर्माण हो रहा है, तो हम ऐसी व्यवस्था को संसदीय प्रणाली की सरकार या संसदीय जो प्रणाली है वो कह रहे हैं। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, या फिर कह लें विधायिका और कार्यपालिका के फ्यूज़न या इनके मिलने से जो नई संस्था का निर्माण हो रहा है, उसे हम संसद का नाम दे रहे हैं। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, और सभात्मक सरकार भी कहते हैं। ठीक है। ऐसा इन्हें क्यों कहते हैं, इन अलग अलग नामों से क्यों बुलाया गया है, ये हमें नाम तो आप याद ही कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपको इन्हें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हम संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे इन अन्य नामों से क्यों संबोधित किया जा रहा है। तो चलिए अर्थ को समझने के लिए चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। चलिए अब देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ, कि संसदीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अर्थ को हम कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हमारे लिए समझने और आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली की जो शासन व्यवस्था है, इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका में से ही चुनी जाती है। ठीक है। अभी हमने बात की थी कि कहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। तो ये घनिष्ठ संबंध कैसा है? ये घनिष्ठ संबंध इसलिए है क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो सभी विधायिका में से ही चुने जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये विधायिका है, इसके ये सदस्य हैं। अब हमें एक कार्यपालिका का निर्माण करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इन सदस्यों को चुन लिया, इन सदस्यों को यहाँ चुन लिया, और ये हमने मिलाकर बना दी क्या, कार्यपालिका। ये हमारी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो है वो बन गई। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है। पूर्ण नियंत्रण रहता है, पूर्ण नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ जो व्यवस्थापिका है वो इसे यानी कि कार्यपालिका को हटा भी सकती है अपने पद से। ठीक है। हमने देखा कि जो हमारी व्यवस्थापिका थी, हम इसको लेजिस्लेचर ऐसे एल से यहाँ पे मैं एल लिख देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। एल फॉर लेजिस्लेचर, यानी कि ये क्या है, हमारी व्यवस्थापिका है। और इसी व्यवस्थापिका से हमने ये कुछ सदस्य निकाल कर यहाँ पर बनाई अपनी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ई फॉर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका में यहाँ ई लिख दे रही हूँ। तो आपने देखा कि हमने व्यवस्थापिका में से ही सदस्यों को लेकर यहाँ पे कार्यपालिका का निर्माण किया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका का जो नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण किस पर है, पूरा नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है इसी वजह से। और एक और पावर इस लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका या विधायिका के हाथ में आ जा रही है कि वो जब इसका पूर्ण नियंत्रण रख रही है, तो जो व्यवस्थापिका है वो इस कार्यपालिका को हटा भी सकती है, इसे भंग भी कर सकती है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ से ही अधिकार जो है वो कार्यपालिका के पास गए हैं, तो वो इन्हें कभी भी भंग कर सकती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अगले पॉइंट में कि जो कार्यपालिका है वो एक समिति के रूप में व्यवस्थापिका की अधीनता में काम कर रही है। यानी कि जो हमने यहाँ पे ये
कार्यपालिका बनाई है ये एक समिति के रूप में व्यवस्थापिका के अधीनता में ही कार्य कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने कि संसदीय शासन प्रणाली में हमें कार्यपालिका और विधायिका में निरंतर संपर्कता या इंटरैक्शन इस प्रणाली में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसका क्या है, आधारभूत लक्षण है। ठीक है, यानी कि हमने ये समझा कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका जो है वो विधायिका में से ही चुनी जाएगी, दोनों में घनिष्ठ संबंध रहेगा, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूरा नियंत्रण रहेगा और कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा हटाई भी जा सकती है क्योंकि वो एक समिति के रूप में व्यवस्थापिका की अधीनता में ही कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को अर्थ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं। सबसे पहले हम कार्टर और हर्ज की परिभाषा देखते हैं, जो कहते हैं कि संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों के अंतःपाषण यानी कि इंटरलॉकिंग पर आधारित है। जो अभी हम अर्थ में समझते आ रहे हैं वही यहाँ पे कार्टर और हर्ज ने भी कहा है। इसके बाद हम देखते हैं गार्नर की परिभाषा। गार्नर की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने संसदीय प्रणाली की हर एक विशेषता, पूरे अर्थ को अपनी परिभाषा में समेट लिया है। देखिए, ये कहते हैं कि संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है, वो विधानमंडल या उसके एक सदन या तो पूरे विधानमंडल या व्यवस्थापिका या प्रायः एक सदन जो कि लोकप्रिय सदन होता है उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है और निर्वाचक जिन्होंने उसे चुना है, ठीक है, जिन्होंने कार्यपालिका को अप्रत्यक्ष रूप से चुना है, उन निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है। ठीक है, जबकि राज्य का प्रमुख, जो राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है, वो पूरी तरीके से अनुत्तरदायित्व की स्थिति में रहता है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यहाँ तक परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे जब इस व्यवस्था का विशेषताओं को समझेंगे तो हमें संसदीय शासन व्यवस्था और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली विशेषता जो है हमारी वो ये है कि जो कार्यपालिका है वो दो भागों में विभक्त रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दो भागों में जो व्यवस्थापिका है वो विभक्त है संसदीय शासन प्रणाली में। ठीक है, अभी हम वापस चलेंगे गार्नर की परिभाषा पे और देखेंगे उन्होंने भी इस बात की चर्चा की है। तो कार्यपालिका दो विभागों में विभक्त रहती है। ये कौन कौन से दो भाग हैं? तो एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने प्यारे देश भारत का एग्जाम्पल ले लें तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि जो हमारे पीएम है यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक कार्यपालिका है। इसी तरीके से अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो देखेंगे कि वहाँ का जो राजा है यानी कि जो किंग है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार वापस कारण की परिभाषा पे चलते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे हम देखते हैं, उन्होंने कहा जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, वो उत्तरदायी है, ठीक है, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो अनुत्तरदायी। ठीक है, इन दोनों ही कार्यपालिकाओं की चर्चा गार्नर ने अपनी परिभाषा में की है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता, ठीक है, दूसरी विशेषता हम देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं वो सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका, इन दोनों के मिलने से एक नई संस्था का जन्म हुआ था जिसका नाम हमने दिया संसद।
ठीक है, जिसका नाम हमने दिया संसद। और हमने देखा जो इस संसद में है वो कौन है? वो सरकार है। जो सरकार है वो पूरी शासन का संचालन कर रहा है। ठीक है, और जो हमने देखा कि जो नाम मात्र का अध्यक्ष हम देख रहे हैं, नाम मात्र का अध्यक्ष यहाँ पे हमने देखा, नाम मात्र का अध्यक्ष जब हमने देखा कि दो कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है। तो जो हम नाम मात्र की कार्यपालिका देख रहे हैं वो इस सरकार का नाम मात्र का अध्यक्ष है, यानी कि सारे कार्य उसके नाम से होंगे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जो सरकार का अध्यक्ष है वो क्या है, अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो जो ये राज्य के अध्यक्ष हैं, यानी कि नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, ये कह लीजिए आसान भाषा में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है वो वास्तविक अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो नाम मात्र का अध्यक्ष है वो राज्य का अध्यक्ष है और वो सरकार के अध्यक्ष यानी कि वास्तविक जो कार्यपालिका है उसकी व्यवस्था या कह सकते हैं उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति करता है। अब देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता और इसको समझते हैं। थोड़ा सा पहले हम एक चीज़ यहाँ पे विशेषताओं को समझने से पहले मैं आप लोगों को इसका जो निर्माण है वो आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, तब आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके लिए हम चलते हैं एक ब्लैक साइड। देखिए, संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसमें निर्माण किस तरीके से हो रहा है सरकार का, ये पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो भारत का, अपने प्यारे देश भारत का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे भारत में भी क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो हम भारत की ही राजनीतिक व्यवस्था का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं ये है हमारी व्यवस्थापिका। ठीक है, ये है हमारी व्यवस्थापिका जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो सदनों से मिलकर बनी है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, ये हमारा राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा हमारा निम्न सदन है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो निम्न सदन है मुख्यतः उसी में से कार्यपालिका के सदस्यों को लिया जाता है। अब ये निम्न सदन के सदस्य हैं, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य हैं। तो अब हमने इनमें से सदस्यों को लिया, ठीक है, इनमें से सदस्यों को लिया और हमने एक नई संस्था की स्थापना करी, जिसका हमने यहाँ पे ये एक नई हमारी संस्था की स्थापना हुई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्यपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसके सदस्य हों, व्यवस्थापिका या संसद के सदस्य हों। अब ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका निर्माण करती है किसका, सरकार का। ठीक है, कि सरकार का निर्माण करती है। तो जब सरकार का निर्माण करती है तो सरकार में कौन कौन होता है, इन्हीं मेंबर्स में से, इन्हीं सदस्यों में से निकल के आते हैं यहाँ पे और सरकार का निर्माण करते हैं। और सरकार का निर्माण कौन कर रहा है, इसमें है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल। ठीक है, ये हो गए दोनों सरकार। ठीक है, ये हो गए सरकार। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कार्यपालिका है, एक कार्यपालिका हम यहाँ पे और देख रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सा नाम दे रहे हैं हम इसे, नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमें यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका कौन देखने को मिल रहे हैं, अपने राष्ट्रपति। ठीक है, और ये हमारी कौन हो गई, ये हमारी हो गई वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप देख सकते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ये सभी संसद के यानी कि व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं। बिना व्यवस्थापिका या संसद के सदस्य हुए बिना ये कार्यपालिका या सरकार के सदस्य नहीं हो सकते। तो ये अपने हर कार्य के लिए जो भी कार्य करते हैं उसके हर काम की उत्तरदायित्व या इनकी जवाबदेही, या कह सकते हैं कि इनका पूरा उत्तरदायित्व किसके प्रति है? व्यवस्थापिका के प्रति। ठीक है, उत्तरदायी है। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने संसदीय शासन व्यवस्था के अन्य अन्य नाम सुने थे तो हमने उसमें ये सुना था कि जो एक उत्तरदायी शासन भी इसको जो है वो कहा जाता है। तो उसका यही कारण है कि इसको उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्यों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज हो गया था। मैंने उसमें 2-3 पॉइंट्स भी समझा दिए। मैं एक बार फिर से इन पॉइंट्स को क्लियर कर देती हूँ। आई होप मैंने यहाँ तक पूरा क्लियर कर दिया था। आगे यहाँ से समझते हैं। चलिए देखते हैं। सरकार का जो अध्यक्ष है यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, और जो राज्य के अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति, ये सरकार का अध्यक्ष जो है वो राज्य के अध्यक्ष को सभा यानी कि कार्यपालिका को विघटित करने की सलाह दे सकता है। क्योंकि हमने ये देखा कि जो कार्यपालिका है वो पूरी तरीके से उत्तरदायी है, तो अगर वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करती है तो सरकार का अध्यक्ष जो है वो राज्य के अध्यक्ष को सभा विघटित करने की सलाह दे सकता है। अगले पॉइंट में देखते हैं, व्यवस्थापिका संसद बन जाती है। तो हमने देखा कि जो व्यवस्थापिका है वो संसद का रूप ले रही है, क्योंकि हमने देखा कि व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका, इन दोनों के मिलने से एक नई संस्था का जन्म हो रहा है जिसे हम संसद कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्थापिका जो है वो एक नया रूप ले लेती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि जो कार्यपालिका है वो प्रत्यक्ष रूप से तो संसद के प्रति उत्तरदायी है और अप्रत्यक्ष रूप से उन निर्वाचकों के प्रति जिसे उसने चुना है, अप्रत्यक्ष रूप से उनके प्रति उत्तरदायी होती है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है। यानी कि जो ये संसद बनी है ये पूरी तरीके से क्या होती है? सत्ता का केंद्र होती है, क्योंकि इसी संसद से हम जब सदस्यों को चुनते हैं तो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और पूरी शासन शक्ति का जो केंद्र होती है यही कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो एक तरीके से हम देखें तो ये संसद ही पूरी सत्ता का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट पॉइंट को, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, हमने देखा कि जो व्यवस्थापिका में से ही सदस्यों को लेकर कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, ऐसे में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की स्थिति में रहती है। अपने हर प्रत्येक कार्य के लिए, अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए, हर चीज़ के लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक डायग्राम है जिसके द्वारा हम संसदीय शासन व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये है संसदीय शासन व्यवस्था। यहाँ पे ये है मतदाता यानी कि निर्वाचक, जैसे कि हम सभी। मतदाता जो है वो चुनाव कर रहे हैं। किसका चुनाव कर रहे हैं? व्यवस्थापिका का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, हम जब लोकसभा चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो हम व्यवस्थापिका के निचले सदन को ही चुन रहे होते हैं। ठीक है, हम व्यवस्थापिका के निचले सदन के सदस्यों के लिए वोट डालते हैं यानी कि व्यवस्थापिका का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ पहले नंबर पे तो हम व्यवस्थापिका को चुन रहे हैं, दूसरे नंबर पे राज्य का जो अध्यक्ष है उसको भी चुन रहे हैं। इसको 2 तरीके से चुना जा सकता है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से। जैसे हमारे यहाँ अगर भारत की बात करें तो भारत में जो राज्य का अध्यक्ष है उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं। कैसे चुन रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं। साथ ही साथ जो ये राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो नाम मात्र का अध्यक्ष है,
ये वंशानुगत भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जा रहा है, वो वंशानुगत होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में और इसे और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो व्यवस्थापिका है, ये जब चुन ली गई मतदाताओं द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चुन लिया गया, चाहे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या फिर वंशानुगत द्वारा, किसी भी के भी आधार पर, तो अब ये व्यवस्थापिका चुनाव करती है या चुनती है किसको, इन्हीं व्यवस्थापिका के सदस्यों में से चुना जाता है सदस्यों को, और इसी व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी के अध्यक्ष को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मनोनीत करते हैं किसके रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, इसी में से ये कहाँ से आ रहे हैं प्रधानमंत्री, ये व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, ये व्यवस्थापिका में से ही निकल के आ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री चयन करते हैं किसका, अपनी मंत्रिमंडल का, और ये मंत्रिमंडल के सदस्य भी कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये भी सब निकल के आ रहे हैं व्यवस्थापिका से ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो यहाँ तक की व्यवस्था है, व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल, ये पूरा हम देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा मिलकर बन रही है संसद। ठीक है, इतनी व्यवस्था को हम नाम दे रहे हैं संसद। अब क्या हो रहा है, जो ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री हैं, ये वास्तविक कार्यपालिका है। क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, और राज्याध्यक्ष क्या है, ये है नाम मात्र की कार्यपालिका। ये है नाम मात्र की कार्यपालिका। अब हम देख रहे हैं कि इतनी व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं, ये है हमारी संसद। अब ये मिलकर क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, शासन का संचालन करते हैं, और इनके नीचे कौन होते हैं, विभाग या मंत्रालय होते हैं, जिनके द्वारा ये व्यवस्था जो है आगे चलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये कार्यपालिका हमारी चुनी जा रही है, ये हम व्यवस्थापिका में से चुन रहे हैं और मतदाता व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुन रहे हैं। इसीलिए ये यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी तो व्यवस्थापिका के प्रति हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी मतदाता या निर्वाचकों के प्रति हो जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। आगे हमें इसके अभी गुण पढ़ने हैं और हमें देखने हैं इसके दोष। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम दोनों को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि गुण और दोष ये दोनों हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि पढ़ते रहिए मन लगाकर, सफलता जल्द ही कदम चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों।